वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान है उसका एनएएस यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का जो तृतीय प्रैक्टिस टेस्ट है यानी कि तृतीय प्रैक्टिस टेस्ट उसका गाइस हम आपको पूरा का पूरा पेपर जो कि गाइस आपका 25, 26, 27 कुछ अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम लिया जाना है आपके स्कूल में। गाइज इसका पूरा का पूरा पेपर हम आपको सेम टू सेम बताने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो गाइज कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइज यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। सो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज सबसे पहले हम यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। तो गाइज आप सिंपली निर्देश पढ़ सकते हो, विद्यार्थियों के लिए निर्देश। गाइज इस बार भी आपको सेम सेकेंड प्रैक्टिस पेपर के जैसे ही 70 प्रश्न मिलेंगे थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पे, और आपको इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि आपको 2 घंटे मिलेंगे। और गाइज प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और गाइज आपको सही उत्तर में टिक करना होगा। विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं, यानी गाइज आपको लास्ट में खाली पेज भी मिलेगा रफ कार्य को करने के लिए। सो गाइज अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो गाइज आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन आंसर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। गाइज आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, 2 समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो गाइस आप उल्लू का जो मॉडल है वो देख सकते हो, जो कि कागज को मोड़कर बनाया गया है। और गाइस ये ब्लू व्हेल का मॉडल है जो कि कागज को मोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर हम इसका पहला क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हो दोनों मॉडलों में कौन सी चीज़ समान रहेगी, यानी कि ये जो उल्लू का मॉडल बना है और जो ब्लू व्हेल का मॉडल बना है इसमें क्या चीज़ समान रहेगी। आपको यहाँ पर शुरुआत में 3 ऑप्शन दिए हैं, वजन, पदार्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गाइस इसमें एक नोट भी दिया गया है, जिस स्टैंड पर मॉडल रखे गए हैं, यानी कि ये स्टैंड जो है आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस मॉडल के ऊपर ध्यान देके इसका आंसर देना है। तो गाइस ये सिर्फ आपको दर्शाने के लिए थे, ओरिजिनल ऑप्शन जी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल पदार्थ या केवल वजन और पदार्थ, सी है केवल पदार्थ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी। तो गाइस आप देख लीजिए यहाँ पर जो उल्लू का मॉडल बना है और जो ब्लू व्हेल का मॉडल बना है ये एक ही पदार्थ से बना है, मतलब कागज से दोनों के दोनों मॉडल बने गए हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेन चीज़ क्या है, 2 समान कागज। गाइस जब 2 समान कागज थे, दोनों के दोनों 10-10 सेंटीमीटर के थे, तो गाइस इसका जो वजन होगा वो भी सेम होगा। तो गाइस आपको टिक क्या करना है, आपको सिंपली टिक करना है केवल वजन और पदार्थ। ओके, आपको केवल पदार्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी में टिक नहीं करना है, क्योंकि गाइस जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सबका अलग होगा, इसका इतना होगा और इसका इतना होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी 2 है आपका। आसमा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी के जाल वाला रेशम, जो मकड़ी के जाल में आपको रेशम दिखता है ना, पतला पतला सा धागा टाइप का, वहाँ पर से रेशम कहा गया है, तंतु स्टील से बने तंतु से मजबूत होता है, यानी कि मकड़ी का जाल स्टील के तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा। तो गाइज यदि हम धागों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यदि हम पतली संरचना वाले धागों में कंपैरिजन करेंगे और उसकी जो मजबूती है उसका कंपैरिजन करना, उसकी तुलना करना है, तो यहाँ पर गाइज हम मुख्यतः देखेंगे उस वस्तु का व्यास। ओके, घनत्व नहीं देखना है, वजन नहीं देखना है, लंबाई भी नहीं देखना है, बस व्यास देखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर गाइज आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यास। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, एक रिबोसोम का, एक जानवर की कोशिका का, एक स्वर्ण का परमाणु जिसमें किसने रदरफोर्ड ने वो किया था परीक्षण वही, या पानी का एक अणु या जल का एक अणु। सो गाइज आपको जो सबसे बड़ा अणु होता है, तो सिंपली जानने की बात है, कोई फैक्ट है इस पर कि बड़ा अणु किसका होता है ना, सबसे बड़ा आकार किसका होता है। तो गाइज सबसे बड़ा आकार जो होता है वो होता है एक जानवर की कोशिका का। इन तीनों के कंपैरिजन में, सबकी तुलना में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, जानवर की कोशिका का। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखें तो पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर, मतलब 3 ग्रह की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े में
बारे में कौन सा कथन सही है? तो गाइज जो कथन सही है आपका लोहे के 1 किलोग्राम टुकड़े के बारे में, वो है वह समान बल का अनुभव करेगा। ये नहीं होगा कि उसमें मौजूद कणों का संख्या समान होगी, उसका वजन समान होगा या उसके आकार का अलग अलग होगा। नहीं, आपका पृथ्वी में जाओगे, शनि ग्रह में जाओगे या गुरु सतह पर जाओगे, तीनों के तीनों जलों में जो वह समान बल का अनुभव करेगा। यानी कि आपको पृथ्वी में भी 1 किलो का मतलब वो है लोहा, तो आपको 1 किलो का वजन ही फील होगा। ठीक है, शनि में भी आपको 1 किलो का वजन फील होगा और गुरु में भी आपको 1 किलो का वजन फील होगा, कहीं 500 ग्राम या कहीं 10 किलो का वजन फील नहीं होगा। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 है, सलमान को पता था कि जो सतहें वाष्प से ठंडी होती हैं, वाष्प उन पर संघनित हो जाती है। मान लो कि आपने कोई पानी गर्म करने के लिए रखा है और पानी आपका जो प्लेट में जम जाता है ना हल्का हल्का सा, उसे हम कहते हैं संघनन। ओके, और जब वो पानी प्लेट में पानी को चिपक जाती है ना, जब गर्म करने रखते हो किसी चीज़ को, आप पानी को गर्म करने के रखते हो, तो उसे हम कहते हैं कि पानी वो संघनित हो चुकी हैं। ओके गाइस, तो आपसे यह पूछा गया है, गर्म पानी के से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जलवाष्प संघनित हो गई है। इस चित्र के माध्यम से कुछ सामान दिखाए गए हैं, तो आपको बताना है कि जलवाष्प इनमें से किन चीज़ों पर संघनित हुई होगी। जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है दीवार, सिप्पी नाम दिया है। देन जो बोर्ड स्टेप से है मिरर, उस पर क्यू है। देन इस पर इसका नाम आर, और जो नल होता है उसमें आपको एस नाम दिया गया है। तो गाइस ये तीनों की तीनों चारों की चारों चीज़ें सतह वाष्प से ठंडी हो गई होती हैं, है ना। तो इन सभी की सभी चीज़ों में क्या होगा, संघनन होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रश्न क्रमांक 6, मैंग्रोव पादप यानी कि आप मैंग्रोव जो पौधे होते हैं वो ज़्यादातर समुद्र के पास दलदल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। आपने शायद इसे अपने सामाजिक विज्ञान की बुक में पढ़ा होगा, मैंग्रोव पादप तो दलदल वाले क्षेत्र में उगते हैं। ओके, इनके बीच ज़मीन पर गिरने से पहले एक मूल पौधे की शाखा पर अंकुरित होते हैं। यानी कि जो इनके बीज होते हैं, जैसे हर पौधे में बीज होते हैं, है ना, तो इन पादप के बीज जमीन पर गिरने से पहले, मतलब कि गिरने से पहले एक मूल पौधे की शाखा पर अंकुरित होते हैं। बीज गिरने से पहले शाखा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो बीज के उगना यानी बीज के अंकुरण के इस उदाहरण से इनमें से कौन से कथन को सत्य माना जा सकता है? सभी बीज लंबे समय तथा निष्क्रिय रह सकते हैं। कुछ ऐसा समझ में नहीं आता, हमें 100 नंबर ए नहीं होगा। सभी बीज अंकुरण के लिए खुद में संग्रहित भोजन का उपयोग करते हैं, ये भी नहीं होगा। सभी बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि गाइस आप देख सकते हो दलदल वाले क्षेत्रों में, है ना। तो दलदल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा कीचड़ होता है, और कीचड़ ज़्यादा जरूरी नहीं कि आपका मिट्टी का ही हो, रेत का भी हो सकता है और पानी बस का भी हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या सीख रहे हो कि जो बीज का अंकुरण जरूरी नहीं है कि वो भाई मिट्टी बस में हो, दलदल में भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी बीजों का अंकुरण मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गाइस वो है, साइमन ने समान गति से चलती हुई बस की खिड़की से बाहर देखा। ओके, वो साइमन नाम का एक व्यक्ति है और वो एक एवरेज गति से चलती हुई गाड़ी से खिड़की से बाहर देखता है। ओके, उसने देखा कि बस के बाहर की चीज़ें पीछे की दिशा में चलती हुई दिख रही हैं। आप भी कभी बैठे हुए गाड़ी पे, बाइक में, किसी भी वाहन में, तो चीज़ें आपसे पीछे की ओर जाती होंगी क्योंकि आप आगे जा रहे हो। सिंपल सी बात है। उसने खिड़की से बिजली के खंभे को पी, क्यू और आर में देखा। ये जो सबसे शुरू देखा वो पी, और फिर बाई जब आगे गया तो वो क्यू में गया, और फिर वही खंभा जब और आगे गया तो वही खंभा उसे आर पोजीशन में देखा। यानी कि पहले उसके सामने, फिर थोड़ा पीछे, फिर सबसे आखिरी में देखा। तो उस व्यक्ति ने कौन सा खंभा सबसे तेज गति से पीछे की दिशा में चलता हुआ देखेगा? तो सबसे तेज गति सबसे आगे होगा, वो सबसे ज़्यादा उससे पीछे देखेगा। दिस इज़ द फैक्ट। ओके, तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसमें आपका पी वाला टावर आएगा। सबसे सामने जो होगा वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से उसे देखेगा। दिस इज़ द फैक्ट। ओके, आपको ये टिक करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है,
फरहाद एक सौर कुकर, यहाँ पर मिस प्रिंट है, सोलर कुकर। ओके, जानते हो आप सोलर कुकर क्या होती है? एक टाइप का बर्तन टाइप से होता है जिसमें सूर्य की रोशनी ट्रांसफ़र होती है ना, परावर्तित होती है, और आपका जो मटेरियल होता है वो गर्म होता है। तो आप कोई भी चीज़ रख दो उसमें गर्म हो जाती है, आप उसमें भोजन बना सकते हो और किसी भी चीज़ को गर्म कर सकते हो। ठीक है, तो फरहाद नाम का एक युवक सोलर कुकर बनाता है, ठीक है, जिसमें पानी को उबाला जा सके, गर्म करके पानी को उबालता है। वह विभिन्न प्रकार के सोलर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है, यानी कुकर का मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है? तो आपको बताना है कि यदि आप 3 मॉडल बनाओगे सोलर कुकर के, वो भी चालू अवस्था में, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको सिंपली आपको खुद सोचना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, साथ में उपयोग करने से उत्पादित ऊष्मा प्रत्येक मॉडल की ऊष्मा से तिगुनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा मात्रा में मॉडल बनाए जा सकते हैं, एक ही प्रकार की सामग्री से मॉडल बनाए जा सकते हैं। तो आपको फ़ायदा ज़्यादा किस में समझ में आ रहा है इन चारों पॉइंट में? ओके, तो आप ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो, तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है, और जो अच्छा चलता है उसे आप पब्लिक यूज में दे सकते हो, उसका आप विक्रय कर सकते हो, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो, और उसे चलाओगे तो आपका जो बचत होगी ज़्यादा होगी, आपका टाइम कम वेस्ट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? इधर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 मॉडल को एक साथ चलाकर देखा जा सकता है और हम निकाल सकते हैं हु इज़ द बेस्ट सोलर कुकर, और फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था, उसने देखा कि सूर्य उसकी बाईं तरफ से उदय हो रहा है। ठीक है, 10 मिनट बाद सड़क के अंत तक पहुंचा तो वह मुड़कर उसी तरफ चलने लगा जहां से वह आया था, यानी कि जिस रास्ते से आया था, मान लो यहाँ से आया तो वापस भी वह किसी रास्ते में होने लगा, इसी रास्ते में वापस जाने लगा। तो वह देखता है कि लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में दिखेगी। ठीक है, तो छाया को आप पता ना किस दिशा में दिखेगी, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए पश्चिम पूर्व, बी मतलब जाते समय पश्चिम में थी, आते समय पूर्व में, और 4 ऑप्शन है आपके। तो वैसे आपका जो 9th का आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर वी है। ओके, ऑप्शन नंबर वी, यानी कि जब जा रहा था तो पश्चिम में दिखेगी, क्योंकि सूर्य कहाँ से उदय हो रहा था? सूर्य उदय हो रहा था बाईं तरफ से, तो उसे पश्चिम से दिखेगा, और जब वो आएगा तो दाएं से दिखेगा, तो उसका मतलब कि हो जाएगा पश्चिम। दोनों साइड कहाँ दिखेगी? जब आएगा और जाएगा दोनों बार उसका जो परछाई है, शैडो है, वो पश्चिम में ही दिखेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वो है जहाँ 4 वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? तो गाइज आपको इसमें सिंपली टिक करना है ऑप्शन नंबर, ठीक है, चित्र में आपको टिक करना होगा। तो गाइज आपको चित्र में टिक कर देना है 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो पत्थर है इसका अपकर्षण और गुरुत्वाकर्षण। ओके, अभी आपका 11वां क्वेश्चन देखें गाइज, तो 11वां है, दर्द को ठीक करने वाली एक दवा को 2 समूह के मरीजों पर आजमाया गया जिन्हें लंबे समय से बहुत ज़्यादा कमर दर्द था, यानी कि 2 प्रकार की दवा का 2 समूह था और अलग अलग व्यक्ति को दिया गया जो कि लंबे समय से कमर दर्द से पीड़ित थे। प्रत्येक समूह में 30 मरीज थे। समूह 1 को 1 महीने के लिए रोज एक गोली दी गई जिसमें 50 मिलीग्राम दवा थी। ठीक है, समूह 1 जिसमें 30 व्यक्ति थे, तो 30 व्यक्ति को 30 दिन यानी 1 महीना, ये 31 भी दिन हो सकते हैं, एक गोली दी गई 50 मिलीग्राम की, यानी कि आपको कुल 500 मिलीग्राम दवाई, सॉरी 500 मिलीग्राम नहीं होगी यहाँ पर 30 यानी कि 150 मिलीग्राम दवा दी गई। ओके, तो समूह 2 के 1 महीने के लिए रोज़, और जो समूह 2 था उसमें 30 व्यक्ति उसमें भी थे, तो उसे 1 महीने के लिए रोज़ एक गोली दी गई, लेकिन उसमें 100 मिलीग्राम दवा दी गई, यानी कि उनसे डबल। ठीक है, तो महीने के अंत में समूह 1 के 25% लोगों ने उनकी कमर दर्द कम हुआ और 2 के
35% लोगों ने कहा कि उनका वजन कम हो गया। तो फैक्ट यह लिखा है कि आपको जो समूह 2 की गोली थी जिसमें आपको 100 मिलीग्राम दिया गया वो ज़्यादा असर कर रही थी। ठीक है, तो गाइस आपको 11वीं में टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरा समूह रखकर परीक्षण करना चाहिए था जिसमें बिना दवा की गोलियां दी जाती। ओके, आपको टिक करना ऑप्शन नंबर डी, किसमें 11वीं में। अभी का जो टाइम टेकन ना करती हूँ आपको उसका जो आंसर जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो आप। इस आकृति में दिखाई गई एक व्हेल मछली देख पाओगे आप, यहाँ पर बहुत नीचे है, ये आपकी छोटी सी दिखाई गई है व्हेल मछली। ठीक है, और ये गाइस आपका पूरे समुद्र की सतह है। तो गाइस आपसे पूछा गया है कि गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। क्या करती है? ब्लू व्हेल जो है मछली समुद्र की गहराई में वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। कितनी गहराई में? 1000 मीटर की गहराई में। तो आपका क्वेश्चन है किस विकल्प में सतह की तरफ ऊपर जाते हुए बलों के आकार का सही रूप दर्शाया गया है? तो गाइस सबसे पहले तो आपका बुलबुला बड़ा होगा, है ना। फिर थोड़ा क्या छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नहीं, पहले आपका छोटा होगा बुलबुला वायु के नीचे, ऊपर गया तो और बड़ा, उसके ऊपर गया तो और बड़ा, और जैसे समुद्र की सतह में आया जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो हंसा ने एक बैटरी और 2 तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसमें जो कहता है आपको आंसर टिक करना है वो है 13 का बी, यानी कि एक तार टूटा हुआ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखें तो आपका 14 है। 14 में गाइस आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि वह घट गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 केवल ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न पदार्थों और पदार्थ की अवस्थाओं में ध्वनि की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा जा सकता है सी, यानी कि ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि इस कांच के बॉक्स में कुछ उड़ने वाले बैलून रखकर फोड़ दिए जाएं तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो गाइस 16वें का आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह ध्वनि बढ़ गई थी, यानी बढ़ भी जाएगी थी आप जब इस परीक्षण को करोगे जो ऊपर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तीन दोस्तों ने अपने लेजर पॉइंटर का निशाना दीवार पर टंगे एक मानचित्र पर लगाया। विट्टी दीवार के सबसे करीब खड़ी है। ठीक है, विट्टी जिसकी दीवार से सबसे दूर है जेसिका, मतलब एक लड़की है, दूसरी लड़की पहली लड़की है, दूसरी लड़की ये है। जेसिका दीवार से थोड़ा दूर खड़ी है और वाहिदा बीच में खड़ी है। केवल अपनी कलाई को हिलाते हुए न्यूयॉर्क से उनमें से किस अपनी कलाई सबसे ज़्यादा घुमानी पड़ेगी? तो गाइज आपका आंसर है 70वें का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विट्टी को, जो कि दीवार के सबसे करीब खड़ी है। ओके, क्योंकि दूर वाला तो हल्का सा घुमाएगा, आप मतलब सोच सकते हो माइंड में, और थोड़ा ऊपर करेगा वो उतना ऊपर जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल पास में उस तरह ज़्यादा पूरा पूरा घुमाना पड़ेगा, है ना, उसे पाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास है उसके। क्वेश्चन नंबर 18 में गाइज यहाँ 4 अलग प्रकार के पेंच, स्क्रू, ढक्कन वाली बोतलें आपको दिखाई गई हैं। अलग अलग स्क्रू हैं, इसमें थोड़ा कम तार है, इसमें और थोड़ा मोटा तार है, इसमें बहुत ज़्यादा मोटा तार, इसमें कम तार लेकिन ज़्यादा मोटा है। ठीक है, प्रत्येक बोतल के ढक्कन में बने खांचे बोतल पर बने खांचों से मेल खाते हैं, यानी से खांचे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो गाइज आपका 18वीं में क्वेश्चन टिक करना है डी, यानी कि डी इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो न्यूट्रॉन का मास यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या? प्रोटॉन का द्रव्यमान या प्रोटॉन के तुल्य कह सकते हो आप इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 डायबिटीज़। ओके, डायबिटीज़ आपने सुना होगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गाइस इसका जो असत्य शब्द है, असत्य कथन है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जबकि यह शुगर के बढ़ने से या कम होने से होता है, ना कि बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21
21 नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के ऑक्साइड समूह 1 और समूह 2 में लिखे गए हैं। समूह 1 इसके ऑक्साइड, समूह 2 और इसके ऑक्साइड। तो आपको पहला समूह और दूसरा समूह में लिखे ऑक्साइड में अंतर बताने के लिए इनमें से किस मापदंड का प्रयोग हुआ है बताना है। ठीक है, पहला है NaO यानी कि क्या, सोडियम ऑक्साइड। Na यानी सोडियम, O यानी ऑक्साइड। दूसरा है Pb यानी लेड ऑक्साइड। तीसरा है C यानी कैल्शियम और ऑक्साइड। ठीक है, तो पानी में घुलता नहीं है, क्या नहीं घुलता है सोडियम ऑक्साइड? घुलता है यार, ऐसी बात नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी है इस पे। तो वो धातु के ऑक्साइड, भाई सोडियम भी सोडियम भी धातु है, लेड भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, तो बी थोड़ा सही लग रहा है ना। सी जानवरों के लिए आवश्यक, ज़रूरी नहीं है इन तीनों की तीनों चीज़ हों, सोडियम ना हो तब भी चल जाता है यार बहुत जानवरों में। डी है पानी में मिलने पर अम्ल बनाते हैं, तीनों में सेम चीज़ नहीं होती है। तो सेम क्या देखने को मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी समूह ए के लिए धातु के ऑक्साइड हैं, क्योंकि तीनों तीनों धातु हैं, सोडियम और आप लेड ले सकते हो, कैल्शियम, तीनों तीनों धातु हैं। ठीक है, अभी समूह 2 में देखें बी क्या सही है। अधातु के ऑक्साइड, कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, यानी कि आपका सही क्या होगा? आपका सिंपली सही है ऑप्शन नंबर बी। आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको कारण बता दिया क्यों। ठीक है, देन गाइस हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, जो कि है प्रकाश की दो विपरीत स्थितियों में 4 अलग प्रकार के जानवरों की आँखों के चित्र नीचे दिए गए हैं। यानी प्रकाश की दो विपरीत परिस्थितियाँ, एक टाइम में गाइस वो परावर्तित हो सकती है और दूसरी परिस्थिति में वो क्या हो सकती है? अपरिवर्तित हो सकती है। ये आपकी दो स्थिति हो सकती हैं सिंपली, जो हम कह सकते हैं आपसे सिंपल भाषा में। ओके, आगे आपसे बोला गया है 4 अलग प्रकार के जानवरों की आँखों के चित्र नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो आँख हैं जो 4 प्रकार की जानवर की हैं, आँख है जी, कोई गोला या सर्कल नहीं है, कोई वृत्त नहीं है जी, आँखें हैं, आँखों का डायग्राम। ओके, तो प्रत्येक चित्र में बड़ा गोला आँख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है, यानी कि पूरा पूरा कॉर्निया, लेंस सब कुछ दर्शा देता है आपका, और छोटा गोला पुतली दर्शाता है। बड़ा गोला क्या दर्शाता है? आँख का स्वच्छ मंडल, और जो ये छोटा है, छोटा वाला, ये क्या दर्शाता है? पुतली, ओनली पुतली दर्शाता है। तो बड़ा इस साइड है, छोटा इस साइड है। ओके, इनमें से किस जानवर की दृष्टि अंधेरे व उजाले दोनों स्थितियों में सबसे अच्छी होनी चाहिए और होने की संभावना अधिक संभावना है? तो गाइस इसमें आपको जानना होगा, समझना होगा और फैक्ट को टिक करना होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की स्थिति में जिसमें आपका जो पुतली छोटी होगी और लेंस बड़ा होगा। ठीक है, यदि इतना है उसकी पुतली छोटी है ज़्यादा और जो उसका स्वच्छ मंडल इतना कम से कम इतना है, तो गाइस वो किसी भी चीज़ को इजीली सेंस कर पाता है। आप हमारा भी ये नेत्र मंडल देखोगे, हम अच्छे से देख पाते हैं सब कुछ, क्योंकि हमारा जो नेत्र मंडल थोड़ा वो आँख का मंडल होता है वो बड़ा होता है और पुतली छोटी होती है, दैट्स वाई हम सब कुछ अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। अभी वो है खगोल विदों ने हाल ही में एक नए ग्रह की खोज कर ली। ओके, जैसे आपका पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, गुरु है ना, एक नए ग्रह की खोज कर ली है। ऐसा देखा गया कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह एक सूर्य का चक्कर लगाने की जगह 2 सूर्य का चक्कर लगा रहा है। यानी पृथ्वी चक्कर लगाती है उस प्रकार से यह भी चक्कर लगाता है, लेकिन 2 बार चक्कर लगाता है। इस ग्रह में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या उपस्थित हो सकता है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी निश्चित रूप से कहने के लिए यह जानकारी पर्याप्त नहीं है, हमें और डिटेल चाहिए होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो आपका साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाष्पन। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो उस पर है दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 25 से 27 तक के उत्तर दें। तो गाइस आप जानकारी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। हम आपको आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हो, जंगल में शिकार होने वाले कुछ जानवरों का फैलाव दिखाया गया है। तो यहाँ पर गाइस आपको 25 में जो आंसर टिक करना है वो आपका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26 जो है, तो अगर 20 से 50 किलोग्राम वजन वाला शिकार होने वाले
जानवर जंगल में घट जाएं तो किस परभक्षी यानी कि जो दूसरे जानवरों को खाता हो, जैसे शेर है ना, तो की जनसंख्या घटने की सबसे अधिक संभावना है? तो गाइज आपको 26 में आंसर टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेंदुआ। 27वां, अन्य जानवरों की तुलना में लकड़बग्घा इनमें से किस जानवर का शिकार कर सकता है? सबसे अधिक संभावना वाले विकल्प को चुनें। तो गाइज जेब्रा जो है उसका शिकार सबसे अधिक कर सकता है क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। तो गाइज 28 में आपको आंसर टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि वास्तविक प्रयोग होने तक, है ना, संभावना होगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि हम अभी हम आपको इस पार्ट में सिर्फ 28 क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। और गाइस आगे के क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। ओके।